ओवैसी का इल्जाम है कि नरेंद्र मोदी की सरकार मुसलमानों को टारगेट कर रही है, वक्फ अमेंडमेंट बिल लाकर मुसलमानों की संपत्ति को छीनने की कोशिश कर रही है। तेलंगाना के महबूब नगर में असदुद्दीन ओवैसी और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने वक्फ अमेंडमेंट बिल के विरोध में एक पब्लिक मीटिंग की, जिसमें इस बिल की खुलकर मुखालिफत की गई। ओवैसी ने अपनी तकरीर में शुरू से लेकर आखिर तक सिर्फ नरेंद्र मोदी पर अटैक किया। ओवैसी ने कहा कि मोदी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद ट्रिपल तलाक पर कानून बनाया, यूएपीए का कानून बनाया और उसके बाद सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लाए और सारे कदम सिर्फ मुसलमानों को परेशान करने की नीयत से लाए गए। और अब मोदी की सरकार वक्फ पर नया कानून बनाने जा रही है, इसका मकसद भी मुसलमानों को परेशान करना है। ओवैसी ने कहा, जिस तरह हिटलर ने जर्मनी में यहूदियों को टॉर्चर किया, वही काम अब मोदी सरकार मुसलमानों के साथ कर रही है। अब ये कानून बनाने जा रहे हैं वक्फ का। ये वक्फ को मजबूत बनाने के लिए नहीं, अगर पूरी दुनिया में अगर कोई झूठों का सरदार है तो उसका नाम नरेंद्र मोदी है। तो इसको समझना पड़ेगा। फिर नरेंद्र मोदी ने कहा था अपनी इस हालिया पार्लियामेंट के इलेक्शन में, क्या कहा था कि हमारी बेटियां, हमारी माएं ज्यादा बच्चे पैदा करती हैं, हमारे हिंदू बहनों के गलों से मंगलसूत्र छीनकर हमको दिया जाएगा, भैंसों को हमारे हिंदू भाइयों से छीनकर मुसलमानों को दिया जाएगा। और अब हुकूमत इनकी बन के 100 दिन भी नहीं हुए, आपने वक्फ का कानून ला लिया। 100 दिन भी नहीं हुए। आप अंदाजा लगाइए हमारे वजीर आजम की, उनकी हुकूमत की ज़हनियत का, कि रोजगार बेरोजगारी मसला है नहीं, किसान परेशान है नहीं, मगर किसके पीछे पड़ गए? मुसलमानों के पीछे। मैं हमेशा कह रहा हूं, लोग मेरी बात को जज्बाती कहकर उड़ा देते हैं। याद रखो, हिटलर ने भी यहूदियों का खात्मा इसी तरह से किया था। पहले उनको मारो, उनके घर छीनो, उनके घर को तोड़ दो कि तुम्हारे पास कागजात नहीं है। हिटलर की तारीख पढ़ो तुम, तो जो तारीख जर्मनी, उस वक्त के जर्मनी में दोहराई गई थी यहूदियों से, आज हमारे वतन अजीज में मुसलमानों से दोहराई जा रही है। इसके बाद ओवैसी ने बताया कि उन्हें सरकार के नए कानून पर एतराज क्यों है। उन्होंने कहा कि सरकार जानबूझकर वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिमों को घुसाने की कोशिश कर रही है। स्टेट वक्फ बोर्ड में अपने लोगों को नॉमिनेट करके सरकार वक्फी प्रॉपर्टी पर कब्जा करना चाहती है। और इसके बाद ओवैसी ने काशी विश्वनाथ मंदिर एक्ट 1983 का जिक्र किया और कहा कि जब काशी विश्वनाथ मंदिर एक्ट के मुताबिक मंदिर ट्रस्ट में सिर्फ हिंदू रखे जाएंगे, तो सरकार वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिमों को क्यों रखना चाहती है? वक्फ एक इबादत है और इबादत को छीनना चाह रहे हैं नरेंद्र मोदी। क्यों छीनना चाह रहे? ये बोलते कि नहीं, 8 लाख एकड़ जमीन वक्फ की है। किसी गवर्नमेंट ने नहीं दी हमको, किसी आरएसएस बीजेपी के लोगों ने हमको नहीं दी, मोदी ने नहीं दी, अमित शाह ने नहीं दी, किसी कांग्रेस के या किसी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर ने नहीं दी, हमारे बुजुर्गों ने दिया है। अल्लाह के नाम पर उसको वक्फ किया है। तो अब मोदी क्या करना चाह रहे हैं कि स्टेट वक्फ बोर्ड में पूरे मेंबर मुसलमान होते हैं, मशाइखीन के कोटा होता है, बार काउंसिल से आते हैं, एमएलए एमपी का कोटा होता है, और 3 एमिनेंट मुसलमानों में जो लोग हैं हुकूमत उनको नामजद करती। अब मोदी क्या बोल दिए कि एमएलए एमपी मुतवल्ली और ये बार काउंसिल का कोई इलेक्शन नहीं होगा, हुकूमत नामजद करेगी। तो जब ये लोग वक्फ बोर्ड में जाकर बैठेंगे खुदा ना खास्ता, तो बोलेंगे महबूब नगर की डिस्ट्रिक्ट कमेटी में पूरे बीजेपी के लोग रहेंगे।
महबूब नगर की जामा मस्जिद की कमेटी में पूरे आरएसएस के लोग रहेंगे। जब स्टेट वक्फ कमेटी में गवर्नमेंट नॉमिनेट करेगी तो जाहिर है गवर्नमेंट असदुद्दीन ओवैसी को या उबैदुल्लाह कोतवाल को या जाबिर को नॉमिनेट नहीं करेगी, जिसको हम हैदराबादी दखनी में बोलते चिंदी चोरों के बाप को अपॉइंट करेगी। अब नरेंद्र मोदी ये बोल रहे हैं कि सेंट्रल वक्फ काउंसिल में 2 तो गैर मुस्लिम रहेंगे, हम चाहे तो पूरों को भी बनाएंगे। मेरा पूछना नरेंद्र मोदी से यह है, यूपी में काशी विश्वनाथ मंदिर का एक्ट है 1983, जिसमें साफ तौर पे बोल रहे हैं काशी विश्वनाथ मंदिर का कोई मेंबर वही बनेगा जो हिंदू होगा, सिर्फ हिंदू। मगर हमारे वक्फ बोर्ड में आप कह रहे हैं कि हम गैर मुस्लिम को बनाएंगे। इस जलसे में मौजूद मौलानाओं ने कहा कि शुरुआती विरोध को देखते हुए सरकार ने फिलहाल वक्फ अमेंडमेंट बिल को जेपीसी के पास भेज दिया है। हो सकता है कानून बन जाने के बाद भी सरकार इसे सख्ती से लागू न करे, लेकिन इस कानून के जरिए भविष्य में वक्फ प्रॉपर्टी पर कब्जे का रास्ता खुल जाएगा। भविष्य में फिरका परस्त ताकतें मुसलमानों की प्रॉपर्टीज को हड़पने की कोशिश करेंगी। इसीलिए सरकार की इस कोशिश को तुरंत रोकने की जरूरत है। खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने कहा कि सरकार अब वक्फ प्रॉपर्टी के कागजात मांगेगी, लेकिन 500 साल पुरानी प्रॉपर्टी के कागजात मुसलमान कहां से लाएंगे? 2013 के कानून में वक्फ बजरिए इस्तेमाल की शिक रखी गई। अगर कोई चीज किसी खास हैसियत से इस्तेमाल हो रही है, कोई चीज मस्जिद के तौर पर इस्तेमाल हो रही है, कब्रिस्तान के तौर पर इस्तेमाल हो रही है, उसको उसी हैसियत से वक्फ माना जाएगा। अब इस कानून के तहत गवर्नमेंट आपसे डॉक्यूमेंट मांग सकती है, आप इसका दस्तावेज दीजिए, आप इसका सबूत दीजिए, किसने वक्फ किया, कब वक्फ किया गया। आप सोचिए अगर मक्का मस्जिद के बारे में भी हम लोगों से डॉक्यूमेंट मांगे जाएं, क्या हम लोग दे सकते हैं? तो इतनी ज़्यादा खामियां हैं इसमें कि सीधा साधा मतलब इसका यह है कि मुसलमानों के औकाफ को हड़प। अगर खुदा न खास्ते ये कानून मंजूर हो गया तो मुमकिन है कि फौरी तौर पर गवर्नमेंट उस पर अमल करने की कोशिश नहीं करे अमन और अमान के लिए, लेकिन आज से 50 साल के बाद ऐसे फिरका परस्त लोग खड़े हो जाएंगे कि हमारी कोई जगह महफूज नहीं रहेगी। हमारी मस्जिदें, हमारे मदरसे, हमारे कब्रिस्तान, हमारी दरगाहें, ये सब के सब गैर महफूज हो जाएंगे। इसलिए हमारी आप सब हजरात से दरखास्त है, इस पर अपनी नाराजगी का इजहार कीजिए और ये बताइए कि ये हमारे लिए बिल्कुल नाकाबिल कबूल है। जमीयत उलमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि वक्फ प्रॉपर्टी को लेकर सरकार झूठ बोल रही है, मुसलमानों के साथ फरेब कर रही है। वक्फ एक्ट में बदलाव से मुसलमानों को कोई फायदा नहीं होने वाला, इससे सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों का नुकसान होगा। मौलाना मदनी ने कहा कि मुसलमानों की संपत्तियां छीनी जाएंगी, इसलिए सरकार की इस कोशिश का मुसलमान कभी समर्थन नहीं करेगा। जमीयत उलमा का स्टैंड ये नहीं है कि आप जो बिल आया है इस बिल के अंदर कुछ निकाल कर कुछ बढ़ा कर और इस बिल को पास कर दें। हमने उसी दिन ये बात कही थी कि हमें ये बिल ही मंजूर नहीं है। जब हमारी एक मजहबी चीज़ है आप उसके लिए क्यों कानून बना रहे हैं? कानून तो बना हुआ है। जो लोग ये कहते हैं कि इससे मुसलमानों के वक्फ की हिफाजत होगी और मुसलमानों को फ़ायदा होगा, हम इसको झूठ समझते हैं, मकर व फरेब समझते हैं। बात वही सही है कि वो तबका फ़िरका परस्त जो मुसलमानों की लाखों और अरबों और खरबों की जायदाद को हड़प करना चाहता है, वही इस कानून की तायीद कर रहे हैं। मुसलमान इसकी तायीद नहीं करेगा। हमारा ये मसला नहीं है कि गैर मुस्लिम इसमें आगे बढ़ जाएंगे या मुसलमान चले जाएंगे या कौन आ जाएगा कौन चला जाएगा। हमें ये मसला,
हम ये कहते हैं कि इसकी ज़रूरत ही नहीं है, हमें तो इसकी ज़रूरत नहीं है, और हम ये समझ रहे हैं कि अगर इसको किसी भी तरीके पर रखा जाएगा तो जो लोग लेकर के आ रहे हैं, जिनके दिमाग के अंदर नफ़रत है, सियासत है, फ़िरक़ा परस्ती है, ताज्जुब है, वो लोग ला रहे हैं इसको खाने के लिए। अब मैं आपको इस मामले का दूसरा पक्ष सुनवाता हूं। दिल्ली स्टेट हज कमेटी की चेयरपर्सन कौसर जहां ने कहा, कुछ लोग सिर्फ सियासी वजहों से वक्फ अमेंडमेंट बिल का विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि यह सच तो है कि तमाम वक्फ बोर्ड की हालत खराब है, वहां जबरदस्त करप्शन हो रहा है, नए कानून से उस भ्रष्टाचार का खात्मा होगा। कौसर जहां ने कहा कि जो लोग इस बिल का विरोध कर रहे हैं, इतिहास उन्हें कभी माफ नहीं करेगा। देखिए, फिलहाल जो स्थिति है वक्फ बोर्ड की या जो वक्फ की संपत्तियों की जो स्थिति है बहुत खराब है। भ्रष्टाचार, उनका सही से मूल्यांकन नहीं हुआ है। तो ये वास्तव में इस वक्त का सुधार तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। और ओवैसी साहब के विषय में तो मैं क्या कहूँ, वो खुद ही इस जेपीसी कमेटी के मेंबर हैं और वो ऐसी टिप्पणी कर रहे हैं। देखिए, ऐसा ना हो ना कि जब इतिहास लिखा जाए तो इतिहास में ये बात ना आए कि ओवैसी साहब की पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और बाकी दल जो हैं, विपक्षी दल जो हैं, इन सब ने मुसलमानों की बेहतरी के लिए जो कदम उठाया जा रहा था उसका विरोध किया। क्योंकि ओवैसी ने वक्फ के मसले को मंदिरों से जोड़ा, काशी विश्वनाथ मंदिर एक्ट का जिक्र किया और दावा किया कि अगर काशी विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट में सिर्फ हिंदुओं को रखा जा सकता है तो नए कानून में वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिमों को एंट्री क्यों दी जा रही है। इस पर बीजेपी के नेता शाहनवाज हुसैन ने ओवैसी को जवाब दिया। शाहनवाज ने कहा कि वक्फ अलग चीज है और मंदिर का ट्रस्ट अलग चीज है। नए कानून में किसी मस्जिद की बात नहीं हो रही, वक्फ बोर्ड में बदलाव किया जा रहा है, लेकिन ओवैसी लोगों को गुमराह कर रहे हैं, भ्रम पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, वक्फ अमेंडमेंट एक्ट पर चर्चा हो गई पार्लियामेंट के अंदर, फिर जेपीसी बन गई। असदुद्दीन ओवैसी साहब को जो भी कहना है वो जेपीसी के अंदर कहें, वो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी है, लेकिन वो भ्रम पैदा कर रहे हैं। वक्फ के जो कानून है उसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, इसीलिए अमेंडमेंट एक्ट आया है। लेकिन वो अपनी बात को जेपीसी में नहीं कह के बाहर कह रहे हैं, लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं। वक्फ अलग चीज़ है और कोई मंदिर मस्जिद का ट्रस्ट अलग चीज़ है। ये किसी की न मस्जिद छीनी जा रही है, न इसके अंदर कोई ऐसा कानून बनाया जा रहा है, बल्कि वक्फ में जो कमियां हैं उसको दूर करने की कोशिश हो रही है। तो जेपीसी के अंदर उनको अपनी बात रखनी चाहिए। अब इस मामले में नोट करने वाली बात यह है कि आम मुसलमान वक्फ एक्ट में संशोधन का कोई विरोध नहीं कर रहे, क्योंकि उनका वक्फी प्रॉपर्टी से कोई डायरेक्ट लेना देना नहीं होता। विरोध कर रहे हैं वो मौलाना, वक्फ बोर्ड से जुड़े लोग या असदुद्दीन ओवैसी जैसे नेता जो खुद को मुसलमानों का खैरख्वाह साबित करना चाहते हैं। और इनके विरोध की वजह साफ है, वक्फ के पास 9.5 लाख एकड़ से ज्यादा जमीन है, जो कई देशों के क्षेत्रफल से ज्यादा है। वक्फ बोर्ड के पास जितनी जमीन है उसमें मालदीव जैसे 13 देश, सिंगापुर और बहरीन जैसे 5 मुल्क और हांगकांग जैसे 4 मुल्क और मॉरिशस जैसे 2 देश बन सकते हैं। क्योंकि अभी वक्फ प्रॉपर्टी का मैनेजमेंट और किसी संपत्ति को वक्फ प्रॉपर्टी घोषित करने का हक वक्फ बोर्ड के पास होता है, जिसमें घपले होते हैं, घोटाले होते हैं। लेकिन नया कानून बनने से यह हक सिर्फ वक्फ नहीं रहेगा, वक्फ के फैसले को कोर्ट में चैलेंज किया जा सकेगा। वक्फ बोर्ड में सरकारी अफसर भी होंगे, इसीलिए दिक्कत हो रही है और इसे मुसलमानों के खिलाफ बताया जा रहा है। और सवाल यह नहीं है कि वक्फ बोर्ड के कानून में बदलाव मुसलमानों के लिए कितना अच्छा है, कितना बुरा है, इससे मुसलमानों को कितना फायदा होगा, कितना नुकसान होगा। हकीकत यह है कि मुसलमान सरकार के इस फैसले को शक की निगाह से देखेंगे, क्योंकि मुसलमानों में बीजेपी की सरकार के प्रति विश्वास का भाव है। बीजेपी चाहे मुसलमानों को मेंबर बना ले,
पार्टी की सरकारें अपनी योजनाओं में मुसलमानों के साथ कोई भेदभाव न करें। राशन हो, घर हो, बिजली हो, जनधन हो, मुद्रा योजना हो, चाहे हर जगह मुसलमानों को बराबर का हक मिले, तो भी मुसलमान बीजेपी के साथ खड़े नहीं होंगे, क्योंकि एक ट्रस्ट डेफिसिट है। और जितने भी मुस्लिम लीडर हैं वो इस अविश्वास का, इस ट्रस्ट डेफिसिट का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। आम मुसलमान उनकी जहर भरी भाषा में कही गई बातों पर यकीन भी करता है। जैसे वक्फ बोर्ड के घोटाले के इल्जाम में आज दिल्ली में केजरीवाल की पार्टी के विधायक अमानुल्लाह खां को ईडी ने अरेस्ट कर लिया। अमानुल्लाह खां पर दिल्ली वक्फ बोर्ड का चेयरमैन रहते हुए अपनी पोजीशन का मिसयूज करने और बोर्ड में अपने करीबियों को गैर कानूनी तरीके से भर्ती करने का इल्जाम है। इस मामले में अमानुल्लाह खां के खिलाफ दिल्ली का एंटी करप्शन ब्यूरो जांच कर रहा था। इससे पहले अमानुल्लाह खान पर लगे वक्फ बोर्ड के घोटाले के आरोपों की जांच सीबीआई भी कर चुकी है। पिछले साल अक्टूबर में ईडी ने अमानुल्लाह खान के कई ठिकानों पर रेड की थी। इस साल अप्रैल में ईडी ने अमानुल्लाह खान से 13 घंटे तक पूछताछ की थी, हालांकि तब उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया था। ईडी ने उनको फिर से पूछताछ के लिए तलब किया, लेकिन वो हाजिर नहीं हुए। आज सुबह सुबह ईडी की टीम उनके घर पहुंची और गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद अमानुल्लाह खान को पहले ईडी हेडक्वार्टर ले जाया गया, फिर उनको राइज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया। पेशी के वक्त ईडी ने कोर्ट को बताया कि अमानुल्लाह खान की जांच में कॉपरेशन नहीं मिल रहा है, इसलिए जांच एजेंसी को अरेस्ट करना पड़ा। ईडी ने आरोप लगाया कि जब अमानुल्लाह खान से उनका फोन मांगा गया तो उन्होंने अपना फोन भी एजेंसी को नहीं दिया। हालांकि जब अमानुल्लाह खान को पेशी के लिए कोर्ट लाया गया तो उन्होंने कहा कि पहले भी 2 एजेंसियां उनकी जांच कर चुकी हैं, अब ईडी भी अपनी तसल्ली कर ले। गिरफ्तार हो गए भाई, क्या कहेंगे? सर क्या आरोप है? किस आरोप है? इल्जाम पर क्या कहेंगे? पहले भी आपको ईडी की एक टीम आज सुबह सुबह लगभग 7 बजे अमानुल्लाह खान के घर पहुंची। पहले उन्होंने दरवाजा नहीं खोला, ईडी के अफसरों को अंदर नहीं आने दिया, पूछा कि वो किस लिए सुबह सुबह आए हैं। जब ईडी के अफसरों ने कहा कि वो घर की तलाशी लेने आए हैं तो अमानुल्लाह ने कहा कि तलाशी तो पहले भी हो चुकी है, अब किस बात की तलाशी होगी। अमानुल्लाह खान ने आरोप लगाया कि ईडी की टीम उन्हें अरेस्ट करने आई है। हालांकि शुरुआत में ईडी के ऑफिसर्स ने कहा कि वो तलाशी लेने आए, गिरफ्तारी करने नहीं। अमानुल्लाह खान और उनकी वाइफ की ईडी की टीम से काफी देर तक बहस हुई। जब आपको मैंने लिखा था कि 4 हफ्ते का टाइम चाहिए, मेरी मदर इन लॉ का ऑपरेशन हो रहा है, उनका ऑपरेशन हुआ है अभी 3 दिन पहले, और आप फिर मुझे अरेस्ट करने के लिए आए? अरे 1000% और क्यों आए आप अरेस्ट नहीं करने आए तो फिर क्यों आए हैं? अरेस्ट तो करने आए हो आप? 3 कमरों के घर में किस चीज का सर्च है? बताओ क्या सर्चिंग है? मेरे पास कौन सा माल करनी होती है आपको मेरे घर में हर बार आके? मेरे घर पे खर्चे को पैसे नहीं है, मेरी मदर इन लॉ ऑपरेशन में पड़ी हुई है, आप क्या सर्च करने आए हो? क्या है मेरे पास? अमानुल्लाह खान की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह उनके घर पहुंचे। संजय सिंह ने कहा कि इस मुश्किल वक्त में पूरी पार्टी पूरी मजबूती के साथ अमानुल्लाह खान के साथ खड़ी है। संजय सिंह ने इल्जाम लगाया कि नरेंद्र मोदी आम आदमी पार्टी को खत्म करने के लिए ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग कर रहे हैं, लेकिन इससे उनकी पार्टी और मजबूत होगी। देखिए, उनके साथ आज बहुत गलत व्यवहार किया ईडी और पुलिस ने, और साफ तौर पे कहा कि उन्हें तुम्हारे घर का ताला काट देंगे, दरवाजा काट देंगे, पूरी गुंडागर्दी हुई है। और देखा आपने उनकी सासू माँ की तबीयत अमानत की खराब है, कैंसर हुआ है, बावजूद इसके यहाँ पे आके गुंडागर्दी किया ईडी वालों ने। आप सबसे सीनियर पोजीशन, क्या स्टैंड है आप लोगों का? गलत मान रहे हैं इसको? पूरी तरह से गलत है। 2016 का मामला है, फर्जी मामला बनाया गया, गिरफ्तार करके जेल में डालो, आम आदमी पार्टी को खत्म करो, यही लक्ष्य है मोदी जी का। लेकिन मोदी जी को मैं कहना चाहता हूँ, इन सब कार्रवाइयों से कुछ हासिल होने वाला नहीं है। संजय सिंह कह रहे हैं कि अमानुल्लाह खान की गिरफ्तारी गैर कानूनी है, लेकिन अंजुमन हैदरी संस्था के सेक्रेटरी बहादुर अब्बास ने इल्जाम लगाया कि अमानुल्लाह खान ने वक्फ बोर्ड को सिर्फ गैर कानूनी कमाई का जरिया बना लिया था। बहादुर अब्बास ने इसको लेकर कई बार शिकायतें भी की थी।
अब्बास का आरोप है कि जब अमानतुल्लाह खां दिल्ली वक्फ बोर्ड के प्रेसिडेंट थे तो उन्होंने वक्फ की ज़मीनों में हेराफेरी की, महरौली, जोरबाग, चांदनी चौक और फतेहपुरी मस्जिद के स्कूल में करप्शन किया। अंजुमन हैदरी के सेक्रेटरी बहादुर अब्बास ने कहा, पहले अमानतुल्लाह खां के खौफ से कोई उनके खिलाफ आवाज नहीं उठाता था, लेकिन अब ईडी के एक्शन के बाद सैकड़ों लोग अमानतुल्लाह खां के कारनामों की गवाही देंगे। अमानतुल्लाह खान एक वेल प्लान तरीके से वक्फ जायदादों में लूट मचाते थे, जिसके लिए हमने बाकायदा कंप्लेंट की। और खाली मैं ही कंप्लेंट नहीं हूं, आप जहां पर भी वक्फ जायदाद, महरौली में चल जाइए, 1000 शिकायत करने वाली ईडी को मिल जाएंगे। हम तो ईडी से रिक्वेस्ट करेंगे कि अभी जो जांच का दायरा कुल वो 50 करोड़ रुपया जो ओखला के अंदर इस्तेमाल हुआ वहां तक नहीं है। इनके द्वारा जो करप्शन किया गया है वो हजारों करोड़ का है। अमानतुल्लाह खान पूरी दिल्ली में वो औकाफ के अंदर पुरानी ईमानदार कमेटियों को हटाते थे, मुतवल्लियों को हटाते थे और गैर कानूनी तरीके से अपने लोगों को अपॉइंट करते थे। फतेहपुरी स्कूल का मामला था, ये इस कदर इनकी हवस की खोपड़ी बढ़ चुकी थी, इतना लालच बढ़ चुका था कि यतीम बच्चों के लिए, जो कौम के बच्चों के लिए जो एक स्कूल था, उस स्कूल को भी इन्होंने पूरा शहीद करके वहां पर दुकानें बनाई। जोरबाग में ऐसी प्रॉपर्टियां जिनकी कीमत करोड़ों करोड़ रुपए थी, उसका टेंडर किया गया। टेंडर के अंदर 1.5 लाख रुपया, 1.25 लाख रुपए का टेंडर का अमाउंट आया कि 1.5 लाख रुपए तैयार है। अमानतुल्लाह खान के गुर्गों ने अपनी टीम के जरिए 1000 रुपए महीना पे वो जमीनें जोरबाग के अंदर तकरीबन 4 बड़ी जायदादों को 1000 रुपए महीना पे दे दिया। दिल्ली वक्फ बोर्ड में घोटाले की जांच सबसे पहले दिल्ली के एंटी करप्शन ब्यूरो ने शुरू की थी। जांच के दौरान एसीबी को अमानतुल्लाह खां के करीबी कौसर इमाम सिद्दीकी के घर से एक लाल डायरी मिली थी। दावा किया गया था कि इस लाल डायरी में 8 करोड़ रुपए की रकम के लेन देन की एंट्री थी। यह रकम हवाला के जरिए दुबई भेजी गई थी। फिर सीबीआई की जांच हुई और इसके बाद इस मामले में ईडी की एंट्री हुई और आज अमानतुल्लाह खां को गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि आज आम आदमी पार्टी के लिए दो अच्छी खबरें भी आई। शराब घोटाले में सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के पूर्व मीडिया प्रभारी विजय नायर को जमानत दे दी। विजय नायर 23 महीने के बाद जेल से छूट गए। इसके साथ साथ राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ बदसलूकी के केस में केजरीवाल के निजी सचिव विभव कुमार को भी आज 3 महीने के बाद जमानत मिल गई।